कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ क्यों हो गई हो कि गधों को भी जेल में डालना पड़ रहा है। आपने व्यापार तो बहुत करा चाइना के साथ गधों का, लेकिन गधों को आप जेल में भी डालेंगे ये मैंने पहली बार सुना है। 43 सैनिकों को हमने मार डाला वहां पर, और बहुत बुरी तरह रीढ़ की हड्डी और गर्दन तोड़ तोड़ कर मारे है, क्योंकि चाइनीज की जो पीएलए है उनको युद्ध का किसी भी तरह का अनुभव तो है नहीं। भारत से ही आजाद हुआ था, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन दूसरा बेटा मुझे ऐसा लगता है बिगड़ गया है, एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। कल की मैंने खबर पढ़ी है गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अस्पताल हैं उनको खाली करा लिया गया है। खाली इस डर से कराया गया है कि अगर हमारे सैनिक वहां पर घायल होकर पहुंचे तो उनको तीमारदारी हो सके। तो सोचिए किसके मन में डर है। देश है वो गर्त के अंदर जा रहा है आरजू, आपको समझना होगा। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ऑफर किया था, आप इलाहाबाद से रहने वाली हैं, आप मुहाजिर हैं, आप आ जाइए, मैं बढ़िया सा मकान आपको गिफ्ट कर देता हूँ इलाहाबाद में, वहीं रहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। हम लोग बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं उससे पहले आपको ये पूछना चाहिए आरजू कि आप लोग बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। आपने पूरे के पूरे बलूचिस्तान को चाइना को गिरवी रख दिया है। आपने एक चाइनीज कॉलोनी वहां पर बना दी है। मैंने अपने शो में उस दिन एक पाकिस्तानी मौलवी की आवाज को सुनवाया था, तो कह रहे थे कि चाइनीज अब हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। कराची में कोरोना की प्रिपरेशन से पहले ही वहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए। चाइना आप भी जानती हैं बहुत डबल गेम करता है, हमारे साथ भी करता है, आपके साथ भी कर रहा है, नेपाल के साथ भी करेगा, श्रीलंका के साथ भी अंबन टोटा में कर रहा है, मालदीव्स के साथ भी कर रहा है। लेकिन आप तो जान के अनजान बने हुए ना, क्योंकि आपको तो पता है कि चाइना के पास के सिवा आपके पास कोई अल्टरनेट है नहीं। कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी मीडिया ने उइगर मुसलमान के बारे में एक शब्द बोला? चलिए मीडिया छोड़ दीजिए, क्या पाकिस्तान की सरकार ने एक शब्द बोला? चलिए पाकिस्तान की सरकार छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की सेना जो वहां की सरकार चलाती है उसने एक शब्द बोला? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमारा झंडा फहराएगा, और यही हालत अक्षय चीन की होगी। ये जो प्रोपेगेंडा था ये पीएफआई के थ्रू आईएसआई ने खड़ा किया था कि आपको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, आपको डिटेंशन कैंप के अंदर डाल दिया जाएगा। तो आप हिंदुस्तान की मुसलमानों की चिंता छोड़िए और अपने घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हर पाकिस्तानी को मिल जाए, इतनी चिंता कर लीजिए, क्योंकि सर्वाइवल आने वाले समय में आपके लिए बहुत। अगर इलाहाबाद में आप ज्यादा आज होते तो शायद आप ज्यादा सशक्त होते, आज शायद ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहे होते, और आपको मुझसे स्काइप पर इस तरह जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपका खुद का एक टेलीविजन स्टेशन होता है हिंदुस्तान में। आपको कोई फर्क लगा है आपको पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में? पाकिस्तानी मीडिया में अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले बड़ी शानदार स्टोरी आई थी। इनफैक्ट मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि मैं आरजू से पूछूं कि स्टोरी के बारे में क्या हुआ। आरजू, एक गैम्बलिंग के आरोप में एक गधे को अरेस्ट कर लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, और उसकी बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ क्यों हो गई हो कि गधों को भी जेल में डालना पड़ रहा है। आपने व्यापार तो बहुत करा चाइना के साथ गधों का, लेकिन गधों को आप जेल में भी डालेंगे ये मैंने पहली बार सुना है। सर अब इस तरह की कहना चाहिए अजीब अजीब सी जर्नलिज्म तो दोनों बॉर्डर के दोनों साइड पर होती है। कुछ अच्छा आपसे एक वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे एक वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ कि गधे को जमानत मिली या नहीं मिली है जुए खेलने के आरोप में? आपके यहाँ बड़ी गैम्बलिंग होती है, गधों के साथ उनको गाड़ी में दौड़ के भगाते हैं और उसके बाद गैम्बलिंग करते हैं। तो इस बार तो बेचारे गधे महाशय खुद जेल चले गए, तो जमानत मिली कि नहीं मिली? आरजू की क्या जानकारी है एज ए जर्नलिस्ट? सर एज अ जर्नलिस्ट मैंने अभी तक चेक नहीं किया, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ ये तो करना चाहिए आपको। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वर्ल्ड की है कि पाकिस्तान ने गधे को अरेस्ट कर लिया। आप बताइए, ऐसी न्यूज होगी तो दुनिया में कोई बिना चाहो के पढ़े बिना कैसे रह सकता है? जो बताइए ना मुझे, आप खुद बताइए। नहीं सर, इस तरह की न्यूज आपको पता है हर जगह ही चलती है, बॉर्डर के दोनों तरफ अजीब अजीब सी न्यूज आती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर एक चीज, पहले आपका कैमरा थोड़ा शेक कर रहा है, आपका मोबाइल शायद या लैपटॉप। ठीक है, आप ठीक है? हाँ अब बेटर है। अच्छा सर मुझे बताइए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने कोई डिफरेंस देखा है गधे के अलावा? कुछ देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में? कोई फर्क लगा आपको? मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ आपकी तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ लगा आपको फर्क? देखिए, मुझे लगा कि पाकिस्तानी मीडिया आजकल इंडिया की तरह डिबेट डिस्कशन बहुत सारे कर रहा है, बहुत सारे शो चाइना को लेकर भी कर रहा है कि चाइना और भारत के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया जितना मैंने 2-2.5 दिनों के अंदर देखा और महसूस किया, वो ये महसूस किया कि आपके जो वजीर खाजरा जिनको बोलेंगे, शायद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े परेशान है कि कहीं भारत फ्लैग अटैक कहीं पाकिस्तान के ऊपर ना कर दे, और वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं।
तो मुझे अभी यही लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी बहुत डरा हुआ है कि चाइना जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 43 सैनिकों को हमने मार डाला वहां पर, और बहुत बुरी तरह रीढ़ की हड्डी और गर्दन तोड़ तोड़ कर मारे है, क्योंकि चाइनीज की जो पीएलए है उनको युद्ध का किसी भी तरह का अनुभव तो है नहीं। उन्होंने आज तक एक युद्ध नहीं लड़ा, और वियतनाम वॉर में भी उन्होंने मुंह की खाई थी, और इंडियन अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाइनीज मीडिया के अंदर अभी भी मोदी फोबिया पूरी तरह से बरकरार है। वो इस बात को लेकर बड़े डरे हुए हैं कि कहीं भारत आकर उनके 4 टुकड़े न कर दे, जिस बात की चर्चा तब से हो रही है जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर शासन संभाला है वजीर आजम बनकर। एज अ मीडिया पर्सन आप भी हैं, मैं भी हूँ, क्या हम लोग कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे दोनों कंट्रीज में टेंशन कम हो, या हमारा काम सिर्फ टेंशन को बढ़ाना है, टीआरपी के लिए हम कुछ भी करेंगे? देखिए, आज ये सवाल यहाँ पर टीआरपी का नहीं है। सवाल यहाँ इस चीज का नहीं है कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं और क्या नहीं देखना पसंद करते हैं, और दर्शक को एक पर्टिकुलर टीवी चैनल क्या दिखाना चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता और टीवी जर्नलिज्म खासतौर पर समाज का आईना होती है। समाज में जो घट रहा है उसको बताना बेहद जरूरी होता है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके आईएसआई और जनरल्स और कभी कभी इमरान खान को गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुला लिया जाता है, ऐसी फ्लैग मीटिंग बार बार क्यों होती है? जो इंडिया फोबिया पाकिस्तान के मन में पूरी तरह समाया हुआ है। मुझे पता है 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, वो भारत से ही आजाद हुआ था। हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन दूसरा बेटा मुझे ऐसा लगता है बिगड़ गया है, एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप अगर अपने राजकोषीय घाटे को देख लें, आप अगर एक एवरेज पाकिस्तानी के ऊपर लदे कर्ज को देख लें, इन तमाम चीजों को देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान वाकई एक सेंसिबल मुल्क बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर कंसर्न भी है, यहाँ पर चिंता भी है, और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है। हाल ही के दिनों में खबर आई थी कि फिर से नई कोशिश हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और मैं आपको जरा ताजा उदाहरण दे दूं। कल की मैंने खबर पढ़ी है, गिलगित बाल्टिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अस्पताल हैं उनको खाली करा लिया गया है। खाली इस डर से कराया गया है कि अगर हमारे सैनिक वहां पर घायल होकर पहुंचे तो उनको तीमारदारी हो सके। तो सोचिए किसके मन में डर है? डर पाकिस्तान के मन में है, डर भारत के मन में है। इंडिया फोबिया पाकिस्तान के मन में है या पाकिस्तान फोबिया इंडिया के मन में है? आपको कैलकुलेट कर सकती हैं। ये खबरें आपके प्रमुख अखबारों के अंदर छपी हैं। आप चाहें तो मैं इसका प्रिंट आउट आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर सकता हूँ। भारत ने टिड्डी दल से पाकिस्तान को निपटने के लिए फौरी तौर पर मदद देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हेकड़ी के अंदर उसको इनकार कर दिया। मैं ये खबर रिपोर्ट करूं कि उरी और पठानकोट क्यों हुआ था और पाकिस्तान ने इसके पीछे क्या किया था। अरे भाई, हमने तो आपकी आईएसआई तक को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया था, लेकिन आपके मन में राम और बगल में छुरी होती है। ये पाकिस्तान की फितरत रही है। मैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ आरजू, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जब लाहौर बस लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उसके बदले में आपने क्या दिया था? उसके बदले में आपने दिया था करगिल। अगर मैं 2001 की बात करूं, जब आगरा समिट हुई थी, उसके बाद आपने क्या दिया था? जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक। हमने जब सरहद पर सीमाएं बढ़ाई उसके बाद आप डरे, आप चुप हुए, लेकिन 2005 और 2006 में आपने क्या दिया? दुनिया भर के और के बाद 2008 में आपने क्या दिया? आपने दिया मुंबई में हमने एक जिंदा पकड़ा, और ना केवल उसको एग्जीक्यूट किया बल्कि पूरी की पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ एग्जीक्यूट किया। आपका देश तो ऐसा है कि जो ना करगिल के सैनिकों के शव अपने घर पे लाके उनका जो है अंतिम संस्कार या ये कहें सुपुर्दे खाक करता है, और ना ही आपने ये माना कि अजमल आपका लड़का था, जबकि जियो टीवी बता के हार गया कि ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है, ये उसकी बेटी है। ऐसे फेल्ड स्टेट की मैं क्या तारीफ करूं? मुझे बताइए। आपका जो पूरा का पूरा देश है वो गर्त के अंदर जा रहा है आरजू, आपको समझना होगा। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ऑफर किया था। आप इलाहाबाद से रहने वाली हैं, आप मुहाजिर हैं, आप आ जाइए, मैं बढ़िया सा मकान आपको गिफ्ट कर देता हूँ इलाहाबाद में, वहीं रहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है जहाँ से वो निकले, जहाँ से हाफिज निकले, जहाँ पर मौलाना मसूद जैसे लोग पाए जाए, जहाँ पर डेनियल पर्ल जैसे पत्रकार की हत्या हो। मैंने उसकी किताब को कई बार पढ़ा है और मैंने महसूस किया है कि शिद्दत से उस आदमी ने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, और किस कॉन्स्पिरेसी के साथ आपको मालूम पड़ा मारा गया उसको। मैं क्या तारीफ करूं, आप बताइए। मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की, वहां पर छोटी छोटी हिंदू लड़कियों को उठाकर मस्जिद में ले जाया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करा दी जाती है? क्या मैं ये तारीफ करूं कि वहां पर पंजाबियों और सिंधियों के पंजाबी लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता है? क्या मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की कि जिस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता था उसको आधा अपने चाइना को गिरवी रख दिया?
आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, बताइए किस बात पर तारीफ करूं? मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, इसमें बता दीजिए एक भी तारीफ का पॉइंट है, मैं यहाँ पर 1 घंटे आपके देश की, आपके मुल्क की तारीफ करूंगा। देखें दीपक जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप तारीफ करें, आप जो बात कह रहे हैं उसमें से ज्यादातर आपकी एलिगेशन है, कोई आपने उसका प्रूफ कोई नहीं आपके पास। ये सच्चाई है, तो आप चाहे मैं आपके साथ प्रूफ के साथ बैठ सकता हूँ। बलोचिस्तान में ये सच्चाई है, आप चाहे मैं आपके साथ प्रूफ के साथ बैठ सकता हूँ तमाम घटनाओं की। बिल्कुल सर, देखें बलूचिस्तान में भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रही है। हम लोग बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं उससे पहले आपको ये पूछना चाहिए आरजू कि आप लोग बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? आपने पूरे के पूरे बलूचिस्तान को चाइना को गिरवी रख दिया है। आप ग्वादर पर वहां पर पोर्ट बना रहे हैं, आपने एक चाइनीज कॉलोनी वहां पर बना दी है। मैंने अपने शो में उस दिन एक पाकिस्तानी मौलवी की आवाज को सुनवाया था, तो कह रहे थे कि चाइनीज अब हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, इससे पहले कि वो हमारे देश पर कब्जा करके इनको निकाल के बाहर करो। और आपके साथ जो पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, मैं तो कमेंट करना ही नहीं चाहता था। आप मुझे पूछने क्या पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते? बताइए मैं क्या पॉजिटिव दिखाऊं? ये पॉजिटिव दिखाऊं कि कराची में कोरोना की प्रिपरेशन से पहले ही वहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए, ये भी एक हकीकत है, आप जानती हैं इस बात को। सर मुझे ये बताएं कि आप लोग चाइना और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से क्यों डील करते हैं? चाइना आपको उधर आके इतनी मार लगा रहा है, आप लोग अपने बिजनेस टाइज उसके साथ नहीं खत्म कर रहे, आप लोग उसको कोई सख्त जवाब गवर्नमेंट आपकी नहीं दे रही, सिर्फ कह रहे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। इस तरह का आप लोग सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक छोटा देश है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और चाइना एक बड़ा मुल्क है, तो आप इसलिए चाइना के आगे आप लोग लेटे हुए और पाकिस्तान को आप जो है वो चौड़े होके देख रहे होते। ये डिफरेंस क्यों है भैया? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान अब चाइना की मात्र एक कॉलोनी बन गया है, कोई देश वेश रहा नहीं है आरजू जी। और आप भी इस हकीकत को समझ लीजिए, 10-15 साल में आपको इस हकीकत का एहसास हो जाएगा। जहां तक